तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना भारत में। और मैं हूं सुमित। और आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि सीपीआई हर बार चुनाव हार क्यों जाती है और 2025 के चुनाव में वह एक भी सीट क्यों नहीं हासिल कर पाई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इन्होंने कहां कहां क्या क्या मिस्टेक किया जिसके कारण यह एक भी सीट नहीं ला पाए। और एक बहुत बड़ी यह नाकामयाबी रही सीपीआई के लिए, और उससे भी बड़ी नाकामयाबी रही जिन्होंने दिन रात इस पे लगाया उनके कार्यकर्ता, जो हर रोज सुबह शाम उनका झंडा लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि हम सीपीआई में आज हम सरकार में आ जाएंगे। तो आखिर यह किसकी गलती थी कि सीपीआई एक भी सीट नहीं ला पाई। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ से जो सीपीआई ने खड़ा किया था वह थे मोहित पासवान। यह एससी क्षेत्र है, यह एसटी क्षेत्र है, तो अतः यहाँ से मोहित पासवान को खड़ा किया गया। लेकिन यहाँ जो देखने को मिला हम उसकी बात करेंगे। सीपीआई ने एक तरफ मोहित पासवान को खड़ा किया महागठबंधन से, दूसरी तरफ वहीं प्रतिमा देवी कांग्रेस से खड़ा हुई, जबकि यह महागठबंधन में थे। तो महागठबंधन में होने के बाद इन्होंने इसे नाम दिया कि फ्रेंडली फाइट हो रहा है। यार, युद्ध के मैदान में कौन सा फ्रेंडली फाइट होता है, मुझे भी तो बताया जाए। मैं सीपीआई में जुड़ा रहा हूं, मैंने इस चीज को देखा कि यह फ्रेंडली फाइट होता है। यह जो था वह हमारे ही पार्टी के बड़े नेताओं की गलती थी। जहां विचार नहीं मिलता वहां यह भात खाने कैसे चलेगा। महागठबंधन के साथ हमारा विचार नहीं मिल रहा था, फिर भी यह कह रहे थे नहीं कहिए, हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। हम रातों रात अपनी सरकार बना लेना चाहते थे, लेकिन यह शुरू से ही संभव नहीं था। इन्होंने कोई स्ट्रेटजी पे नहीं काम किया। इन्होंने यह एक पार्टी आइडियोलॉजी पार्टी रही है। इनका एक अपना विचारधारा है और यह उस विचारधारा से हटके और इन्होंने एक शुरुआत करने की कोशिश की कि नहीं, हम एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे जिसकी छवि दागदार है। और इन्होंने अपना चेहरा के बजाय किसी और के चेहरा पे चुनाव लड़ना चुना, जबकि हमारे पास इतने कार्यकर्ता थे। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हम इस फील्ड में बहुत ही पुअर लीडरशिप को हमें देखने को मिला। जो हमारे वरिष्ठ नेता रहे वह ग्राउंड की बात नहीं कर रहे थे, वह जमीन की बात ही नहीं कर रहे थे। वह बात करते थे नेपाल की, वह बात करते थे दिल्ली की। यह कौन कहेगा कि राजापाकर में जो कंडीशन है उसके बारे में यह बात करे। इन्होंने एक भी दिन इस संबंध में कोई भी बातचीत नहीं की। बस इन्होंने कहा प्रतिमा को वोट नहीं दो, वोट हमें दो। यार, हर कोई यह बात कहता है कि वोट हमें दो, वोट हमें दो, लेकिन वोट कोई सिर्फ और सिर्फ इज्जत से नहीं देता। आखिर हम किसी बड़े नेता को इज्जत दे रहे हैं, इतना ही काफी नहीं है वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए जरूरी था कि हम एक स्ट्रेटजी पे काम करें, हम लोगों के साथ अपना जुड़ाव महसूस करें और उन्हें भी सेफ महसूस कराएं। जो इसके जो वरिष्ठ लीडर थे वह कराने में असमर्थ रहे। मोहित पासवान को यहाँ 12,000 कुछ वोट मिले। वह बिना भीड़ के 12,000 वोट इकट्ठा करना मोहित पासवान के लिए बहुत मुश्किल बात था, लेकिन वह 12,000 वोट मोहित पासवान इकट्ठा कर पाया। इसके पीछे एक वजह रही, वह वजह रहा कि उसने अपने स्तर से लोगों के नजदीक जाना शुरू किया। पार्टी का जो सिंबल है हसुआ और गेहूं की बाली छाप, वह अपना सिंबल लोगों के घर घर तक पहुंचाने में पूरी तरीके से विफल रहे। उसके जो लीडरशिप
में जो स्ट्रेटजी बना रहे थे, इलेक्शन का जो स्ट्रेटजी बनता है, और इलेक्शन का जो स्ट्रेटजी बना रहे थे, उन्होंने MY वाली राजनीति लगाई कि हमें अगर मुस्लिम और यादव का वोट ले लेंगे तो हम सरकार में आ जाएंगे। एक सोचने वाली बात है, यह पुराना दौर नहीं रहा। आज के युवा जॉब चाहते हैं, टेक्नोलॉजी चाहते हैं, और वह सिर्फ जात के नाम पे वोट नहीं देते। अब एक यादव जो है वो केवल RJD को वोट नहीं देता, एक कुशवाहा समाज केवल उपिंदर कुशवाहा को वोट नहीं देता। अब वोट उसे दिया जाता है जिसपे लोगों को भरोसा होता है, और लोग इस बात से ज्यादा प्रभावित होते हैं कि करंट में सरकार ने क्या किया, उसकी विदेश नीति कैसी रही, स्टेट के अंदर की नीति कैसी रही, वो करंट में उन्होंने कितना काम किया है, उनके परिवार में क्या चल रहा है। हर छोटे छोटे चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन CPI के वरिष्ठ लीडर इन सब चीजों को इग्नोर करते रहे। उनके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका था और उन्होंने इस मौका को गवा दिया, और आज पूरे बिहार से एक भी सीट CPI नहीं ला पाई, जबकि CPI से टूटा हुआ भाग CPI-M एक सीट पे कामयाब हुआ, और CPI-M से टूटा हुआ भाग CPI-ML 2 सीटों पे कामयाब हुआ। तो कहीं ना कहीं जड़ इतनी कमजोर हो गई, वह भी पुअर लीडरशिप के कारण, कि सरकार में रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसा लग रहा है। अगर अभी से भी इस पे काम नहीं किया जाए तो आगामी चुनाव में CPI शायद कहीं भी नहीं दिखेगी। सरकार की नीति इस पर एकदम कड़क है। वह आपको देखने को मिलेगा कि CPI-ML जो कि छत्तीसगढ़ में एक्टिव है, वहां हिरमा जो एक नक्सलियों का लीडर था उसे मार दिया गया। और वहां वह जो लड़ाई लड़ रहा था, वो लड़ाई था जल जंगल जमीन की। तो यह कहां तक सही था, कहां तक गलत था, यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम बात उस टॉपिक की नहीं, हम बात इस टॉपिक की कर रहे हैं कि CPI को आखिर कैसे सत्ता में वापस लाया जाए। तो CPI को सत्ता में वापस लाने के लिए इन्हें कई टॉपिक पे काम करना होगा। सबसे पहले जो इनके वरिष्ठ लीडर हैं, उन्हें अपने CPI के जो वरिष्ठ लीडर हैं, उन्हें यह डिसीजन लेना होगा कि पार्टी में युवाओं को लाया जाए और नई सोच के साथ पार्टी को चलाई जाए। कंसेप्ट है, वह कंसेप्ट काफी अच्छा है, वह ईमानदारी का प्रतीक है। लेकिन जब तक नई युवा पीढ़ी इससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक सरकार में CPI नहीं आ सकती है। और अगर इस पर अभी काम नहीं किया गया तो हो सकता है समता पार्टी के जैसे और जनता दल के जैसे एक समय CPI भी खत्म हो जाए। CPI का जो सिंबल बचा हुआ है, वह सिंबल भी लोगों को पता नहीं है, और यह अपना सिंबल अभी भी लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हमारे पास इतना ज्यादा यूनियन है जो हम मजदूरों के हक के लड़ने के लिए बनाए थे, वह यूनियन भी आजकल ग्राउंड लेवल पे उतना एक्टिव नजर नहीं आ रही। तो इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और चलिए मैं आपको बताता हूं कि नए सिरे से क्या कर सकते हैं। तो नए सिरे से सबसे पहले हमें जो करना होगा वह यह करना होगा कि हमें बेरोजगारी को खत्म करना होगा। और बेरोजगारी कैसे खत्म किया जा सकता है? तो वह खत्म किया जा सकता है एजुकेशन के माध्यम से। अब CPI को एजुकेशन के फील्ड पे फोकस करना होगा, यानी CPI को अपना स्कूल बनाना होगा, अपना कॉलेज बनाना होगा, ताकि वह बच्चों को सही शिक्षा दे सके। और एजुकेशन के माध्यम से वह सिस्टम के अंदर जा सकेगा, अपनी सोच जो लोगों के माइंड में वो देना चाहता है, जो अपना विचार देना चाहता है, वह विचार उसके माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से उसे घर घर पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। और यह एक शुरुआत हो सकता है एक ब्लॉक से। उसके बाद सेकेंड है, जो युवा जो 30 साल के हो चुके हैं या 30 से ऊपर के हैं, जिन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम उनके लिए कर सकते हैं, उनके लिए रोजगार का व्यवस्था कर सकते हैं।
यानी कि सीपीआई को काम करना होगा रोजगार के फील्ड में, और यह फील्ड में तब होगा काम जैसे जिनका एजुकेशन कम है, मतलब जो मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, या फिर वह योग्य नहीं है, तो वह मजदूर वर्ग के हैं, तो यानी उनके लिए मजदूरी जैसा काम ढूंढना होगा। और यह हो सकता है। हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी का जो सेक्टर है वह सेक्टर काफी बेहद है। उन सेक्टर में सीपीआई को काम करना होगा। सरकार जो अभी की वर्तमान सरकार है वह इस पे काफी पैसे देती है सब्सिडी के तौर पे, तो हम वहां से कुछ सरकार से मदद ले सकते थे, और हमें वहां से लोगों से जुड़ के और हमें इसे बदलना होगा। एक्चुअली मैं जो कहना चाहता हूँ वह बात सीधे तौर पे यह कहना चाहता हूँ कि सीपीआई को एनर्जी के सेक्टर में पैर रखना होगा, और वह एनर्जी का जो सेक्टर है वह होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ, जैसे मिथनॉल, इथनॉल, यानी कि कृषि से संबंधित, यानी कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उससे इन्हें एनर्जी बनानी होगी। इससे बहुत हद तक यह बेरोजगारी खत्म हो सकती है। लोगों के अंदर जो सीपीआई हमेशा से चाहती है कि वो गरीबी खत्म हो, वह खत्म किया जा सकता है। और तीसरा है जो 50, 55 या 60 के हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए हम कर सकते हैं वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम का जो तौर तरीका है, वृद्धाश्रम की जिन्हें जरूरत है, हम उन्हें वह प्रोवाइड करा सकते हैं। और यह सब कुछ संभव है सरकार में न होने के बाद भी। तो अगर सीपीआई चाहती है कि वह सरकार में वापस आए, तो उन्हें इन 3-4 टॉपिक पे काम करना होगा, जिससे कि 0 से लेकर 25 तक वाले जो एजुकेशन से संबंधित है वह एजुकेशन में चले जाएंगे। जिन्हें नौकरी की जरूरत है 25 से लेकर 50 वाले, वह एनर्जी के सेक्टर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि कृषि से जो एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है उससे बहुत सारा चीज बनाया जा सकता है, जैसे सीएनजी गैस बनाया जा सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती है। उसके बाद जो 50, 55, 60 के हो चुके हैं, जिन्हें इलाज की जरूरत है, जिन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनके पास कोई बचा हुआ नहीं है, उन लोगों के लिए हम वृद्धाश्रम का माध्यम दे सकते थे। तो यह 3 चीजों पे काम करके हम कहीं ना कहीं सरकार में वापस आ सकते हैं। इसके अलावा अब इन्होंने जो अभी किया महागठबंधन में जो सम्मिलित हुए, ऐसी गलती इन्हें फिर से नहीं करनी होगी, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी अलग है और सीपीआई की स्ट्रेटजी अलग है। तो हम किसी दागदार चेहरा के साथ अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर सीपीआई इन सब काम को करके और 243 सीट पे अपना विधायक उतारती है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं सीपीआई इतना सीट जरूर जीत जाएगी, जिससे कि वो सोलो अपने सरकार में आ सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आपको बताते हैं कुछ और, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।